चलो बेटा, ये पिछले लेक्चर का जो कंसंट्रेशन टर्म था वो सारे कंसंट्रेशन टर्म हम लोग बात कर चुके थे बेटा। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे नॉर्मेलिटी और उसके एप्लीकेशन। पहले तो ये देखेंगे कि नॉर्मेलिटी होता क्या है और फिर उसके सारे एप्लीकेशन हम लोग अपने लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ध्यान देना बेटा, सबसे पहली बात तो नॉर्मेलिटी उसे कहते हैं अगर डेफिनेशन के तौर पे देखा जाए, हालांकि डेफिनेशन बहुत ज़्यादा हमको काम नहीं आने वाला है। तो क्या कहता है कि किसी भी कंपाउंड में अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाए और या किसी भी कंपाउंड में 8 ग्राम ऑक्सीजन रिप्लेस कराया जाए या किसी में 35.5 Cl से रिप्लेस कराया जाए, ठीक है। लेकिन नॉर्मेलिटी का सही मायने में जो इस्तेमाल है बेटा वो जरा देखा जाए, ध्यान देना। नॉर्मेलिटी का सही मायने में जो है बेटा, नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान देना, जो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन टर्म होता है बेटा। ये भी कंसंट्रेशन टर्म मतलब होता है ये भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किसी सॉल्यूशन में क्या करता है, मेजर करता है कि किसी सॉल्यूट का, किसी सब्सटेंस का किसी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट होगा वही बताता है बेटा। ये क्या कहलाएगा बेटा, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट बेटा प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका जो डेफिनेशन है बेटा वही फॉर्मूले में चेंज कर दिया जाए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपना एक बात अलग दे दिया और सॉल्यूट का और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो आप जानते ही हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है बेटा। कैसे दिखाओगे इसको, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू फॉर्मूले में ले चलो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेटा सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में बेटा दिया हुआ है, लीटर में दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूले से पहले एक यूनिट बना लेना है। सर यूनिट क्या होगा इसका, तो यूनिट जब आप देखोगे ना तो बेटा यूनिट क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन लीटर, क्योंकि वॉल्यूम मुझे लीटर में चाहिए। तो बेटा ये अपना यूनिट है, ठीक है ना। अगर आप ग्राम इक्विवेलेंट वेट को तोड़ना चाह रहे हो तो सर ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो होता है, जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है बेटा वो वेट ऑफ सॉल्यूट होता है और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट होता है। अब ई क्या होता है हम लोग ये करके समझेंगे बेटा। अगर इसकी वैल्यू हम इसके जगह पुटअप कर दें, इस फॉर्मूले के जगह पुटअप कर दें, तो बेटा क्या आने वाला है, N इज इक्वल टू WB अपॉन बेटा EB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही तो पढ़ा गया है। लेकिन बेटा ध्यान देना, ये जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल में आपको लीटर में ही दे, वो ml में भी देगा। तो सर WB इंटू ml में होगा तो लीटर में बदल लेना, 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ऊपर चला जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में आ जाएगा बेटा, ये ml में आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में आ जाएगा सर, ml में आ जाएगा, ठीक। तो ये फॉर्मूला अपना सबसे ज्यादा कारगर है न्यूमेरिकल के लिए। लेकिन यहां पर यार सबसे ज्यादा फंसाने वाला जो काम दिया हुआ है वो दिया हुआ है इक्विवेलेंट वेट, राइट। तो क्या वैल्यू क्या दिया है ये ध्यान दिया जाए। वेयर एज, ध्यान देना, वेयर एज सर WB क्या है, सर WB क्या है, तो सर WB वेट ऑफ सॉल्यूट है बेटा, WB वेट ऑफ सॉल्यूट। और याद रखिएगा बेटा ये जब भी देगा ना तो ग्राम में चाहिए मुझे। सर मोलर मास MB होता है, सर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बेटा जब बोलोगे तो इसको जब लिखोगे तो ग्राम पर मोल में फॉर्मूला लिख लेना, यूनिट जो होगा ग्राम पर मोल में। सर वॉल्यूम क्या है, तो सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा। और ये अगर लीटर में नहीं दिया है तो आप बदल लीजिएगा। और EB आपका सबसे बड़ी बात है, EB क्या है,
तो सर ये इक्विवेलेंट वेट है। क्या है? इक्विवेलेंट वेट किसका? सॉल्यूट का। तो सबसे बड़ा टास्क तो मेरा यही है कि सर इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। ठीक है ना बेटा? अगर आप एक बात देख रहे हो कि इस फॉर्मूले में वॉल्यूम है, मतलब कि इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। सर इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्यों बेटा? क्यों टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा? क्योंकि इसके फॉर्मूले में क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। इसके फॉर्मूले में क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। इसके फॉर्मूले में बेटा वॉल्यूम दिया है, और जब आप हीट करते हो तो वॉल्यूम तो चेंज होता है ना। जब आप टेम्परेचर दोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मलिटी क्या होगी? कम होगी। यानी आप एक बात बोल देना कि सर जो नॉर्मलिटी होता है वो टेम्परेचर से उल्टा होता है। राइट? जो नॉर्मलिटी होता, देख लो फॉर्मूले में नॉर्मलिटी ऊपर है और वॉल्यूम नीचे है। तो अगर आप हीट कर रहे हो तो सर वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा जिस तरीके से मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता था, सेम उसी तरीके से ये नॉर्मलिटी भी टेम्परेचर पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा। क्लियर है मेरी बात? समझ में आ गई इतनी बात? अभी मैं सारा स्लाइड आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है, लिखने के लिए। आगे सुनना बेटा, आगे सुनना। अब आता है कि सर इक्विवेलेंट वेट जो आप बार बार बोल रहे हैं वो कैसे निकाला जाएगा। सबसे बड़ी बात है इक्विवेलेंट वेट निकालने का। तो अपने दुनिया में जितने भी सब्सटेंस होते हैं, यानी जितने भी कंपाउंड होते हैं बेटा, या तो सर वो एसिड होंगे, ठीक है सर, या तो वो बेस होंगे, ये भी बात है सर, या तो वो सॉल्ट होंगे, ये भी बात है, या ये बेटा या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, या तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यही तो हो सकता है। या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा बेटा, या तो बच्चा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। राइट? समझ में आ रहा है? सर अगर वो नहीं है तो एटम भी होगा, कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे। सर अगर एटम नहीं है तो आयंस होगा, वो भी हम लोग देख लेंगे। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता है ना। सॉल्ट भी है। तो कैसे हम लोग सबकी इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं बेटा? इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला होता है सर, इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला होता है वो किसी का मोलर मास दिया हो, मोलर मास दिया हो, उसमें n फैक्टर से क्या कर देना बेटा? डिवाइड कर दोगे तो वो इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। ठीक है? अब सबसे पहली बात यह है कि सर ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, सबसे नॉर्म n फैक्टर क्या होता है। अगर तुम n फैक्टर जान जाओगे तो मोलर मास तो पता ही हो ही जाएगा, और इक्विवेलेंट वेट तब निकल जाएगा। ठीक है? तो बेटा n फैक्टर सबके लिए हम लोग अलग अलग देखते हैं। n फैक्टर फॉर एसिड, सर एसिड के लिए n फैक्टर कैसे निकालोगे? आराम से निकलेगा बेटा। n फैक्टर जो होता है ना एसिड का, वो नंबर ऑफ H प्लस आयन, H प्लस आयन रिप्लेसेबल, जितना कोई भी रिएक्शन के दौरान बेटा H प्लस आयन निकलता है, H प्लस आयन जितना रिएक्शन के दौरान निकलेगा सर वही n फैक्टर होगा, सर वही n फैक्टर होगा। कैसे बेटा? देख लिया जाए। सर अगर आप HCl का n फैक्टर देखना चाहते हो तो कितना H है इसके पास? एक ही है सर, n फैक्टर इसका 1 हो जाएगा क्योंकि एक H देगा। सर अगर HBr आप देखना चाहते हो तो सर n फैक्टर कितना हो जाएगा? एक ही, क्योंकि एक ही H देगा ना। ये जितना वो H रिप्लेस करता, जितना H देता है वही n फैक्टर होता है। बात समझ में आ रही है? सर HNO3 है, सर HNO3 है तो कितने n फैक्टर बेटा? कितना शकल से दिख रहा हाइड्रोजन? एक, तो n फैक्टर 1 हो गया। ठीक है? सर अगर आप एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो याद रखिएगा बेटा, जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ होते हैं वही n फैक्टर को डिसाइड करते हैं। ठीक है ना? तो बेटा कितने हाइड्रोजन है? एक, तो n फैक्टर क्या हो जाएगा? एक, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन वापस निकलता नहीं है। ठीक है? जो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ कनेक्ट होता है वही n फैक्टर डिसाइड करता है। ठीक बेटा, तुमसे कोई पूछ दिया कि सर इसका n फैक्टर बताइए, तो जरा देखो जरा कितने हाइड्रोजन इनके पास दिख रहे हैं? कितने दिख रहे हैं?
2, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो अब ये अब हो सकता है कि 1 भी शो करे और 2 भी शो करे। अगर 1 H देगा तो n फैक्टर 1 हो गया, अगर 2 H दिया तो n फैक्टर 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन पे डिपेंड करेगा ना कितना H वो रिप्लेस कर रहा है। तो मैक्सिमम 2 होगा और मिनिमम कितना होगा, 1 होगा। बात समझ में आ गया बेटा। अगर तुम H2SO4 की बात करोगे तो सर H2SO4 में कितने हाइड्रोजन दिख रहा है, 2, यानी मिनिमम इसका n फैक्टर या 1 होगा या मैक्सिमम n फैक्टर कितना होगा बेटा, 2 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। क्लियर है ना। अब सुनिए और भी एक बड़ा अजीब एग्जांपल अपना है बेटा। ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस, n फैक्टर फॉर H3PO4, सर H3PO3, सर H3PO2। इसके लिए तो आपको याद रखना है हमेशा, तो मैं आपको सुपर ट्रिक भी बता देता हूं और कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं बेटा। फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, तो 5 बॉन्ड सबके चारों तरफ दिखा दीजिए, ठीक है। 5 बॉन्ड सबको, 3 कंपाउंड 3 मैंने दिखा दिया, देख लीजिए। अब एक बात बताओ, इस कंपाउंड में H3PO4 है, ये अपना H3PO3 है, ये अपना H3PO2 है, राइट। अब सबको इसमें सबको एक ऑक्सीजन दे दीजिए, क्योंकि एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्ट रहेगा। अब बेटा जितने OH, जितने ऑक्सीजन उतने हाइड्रोजन मिलके OH बनाएंगे। तो अभी कितना बचा यहाँ, 3 और 3 हाइड्रोजन, तो 3 OH बना दीजिए, यहाँ पर 3 OH बना दीजिए। सर इस वाले में बताइए कितना हाइड्रोजन है, इस वाले में 3 हाइड्रोजन है ना, लेकिन ऑक्सीजन तो 2 ही बचा, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ दिखा दीजिए OH के साथ और एक डायरेक्ट कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ कितना ऑक्सीजन बचा, एक तो आपने यूज कर लिया, तो एक ही बचा, तो एक ही OH बनाइए, बाकी दोनों हाइड्रोजन डायरेक्ट चले जाएंगे। एक बात बताता हूं बेटा, जितने भी याद रखना, जितने भी हाइड्रोजन डायरेक्ट फास्फोरस से कनेक्ट है उसी को तो रिड्यूसिंग हाइड्रोजन कहते हैं। वो H रिप्लेसेबल नहीं होता बेटा, वो H नहीं देता है सर, देता कौन है, जितने हाइड्रोजन O के साथ हैं, जितने हाइड्रोजन O के साथ है बेटा वही तो H देगा। बात समझे आप लोग। तो बोलोगे सर इस जगह पे n फैक्टर आप बता दीजिए, तो सर n फैक्टर कितने हुआ, 1 2 3 हो जाएगा सर। यहाँ n फैक्टर बेटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ n फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। अगर आप इन तीनों कंपाउंड के लिए शॉर्टकट जानना चाहते हो तो सर n फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन देख लीजिएगा, उसमें से 1 माइनस कर दीजिएगा, n फैक्टर आ जाएगा। डायरेक्ट करना, ठीक है ना। उसमें से 1 देख लेना, जैसे 4 ऑक्सीजन है माइनस, तो 3 n फैक्टर बेटा। 3 ऑक्सीजन है -1 तो 2 n फैक्टर, 2 ऑक्सीजन है तो -1 तो कितना n फैक्टर, 1। समझे आप लोग। यानी इसका मतलब बेटा ये है कि सर H3PO4 का n फैक्टर अगर 3 है तो मिनिमम 1 हो जाएगा और मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वो कितना H दे रहा है उससे मतलब है, रिएक्शन में कितना H वो दे रहा है प्रोडक्ट बनाते समय, ठीक है ना सर। हाँ सर, फास्फोरस का केस के अंदर आपने सिर्फ OH वाले ग्रुप में बोला कि वो सिर्फ H देगा। जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्ट होते हैं वो आसानी से निकलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अदर, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो ये सिचुएशन। अब सुनिए बेटा, अगर आपसे पूछ दिया कि आप एक बात बताइए इसमें मिनिमम किसका होगा, तो मिनिमम तो 1 होगा और मैक्सिमम कितना होगा बेटा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस कंपाउंड का n फैक्टर निकालना होता है। एसिड का समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछ दिया कि सर आप इक्विवेलेंट वेट बताइए HCl का, तो क्या करना, मोलर मास ऑफ HCl बेटा लिख देना, अपॉन n फैक्टर कितना H देगा बेटा, 1, तो ये हो जाएगा 35.5 + 1 अपॉन 1, तो आंसर हो जाएगा 36.5 और ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl। बेटा एक कंडीशन दे रहा हूं आपको कि अगर n फैक्टर की वैल्यू 1 है, अगर n फैक्टर की वैल्यू 1 है तो मोलर मास और इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, नहीं हो जाएगी।
देख लीजिए n फैक्टर 1 आया तो बराबर है ना, जो मोलर मास होगा वही इक्विवेलेंट वेट होगा। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट आता है कि आप n फैक्टर आप बेस कैसे देखते हो। सर बेस कैसे देखोगे, एक बात बताओ, बेस क्या होता है, OH आयन। तो नंबर ऑफ बेटा, नंबर ऑफ OH आयन रिप्लेसेबल, OH आयन रिप्लेसेबल, जितना OH आयन वो रिप्लेस करेगा वही उसका n फैक्टर होता है। बात समझ में आ गया। तो आप बोलोगे सर आप बता दीजिए जरा इसका n फैक्टर कितना होगा, बोलते चलिए n फैक्टर कितना होगा बेटा 1, क्योंकि एक ही OH देगा ना बाबू, एक ही OH देगा ना बच्चा। है देखो, अगर तुमसे ये पूछ दिया कि आप बताइए इसका कितना n फैक्टर होगा, कितने OH दिख रहा है 2, तो बेटा मिनिमम इसका कितना होगा 1 और मैक्सिमम कितना होगा 2। सर अगर इसका पूछ दिया आपसे तो आप बताइए कितने दिख रहे हैं 3, तो सर मिनिमम कितना होगा 1, 2 भी हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है 3। यानी 1 भी देगा, 2 भी देगा, 3 भी देगा, वो कितना OH रिएक्शन में भेज रहा है वो डिसाइड करेगा n फैक्टर। क्लियर है। अगर आपसे बोल दिया कि सर आप क्या करिए MgOH का होल ट्वाइस, अगर कुछ नहीं लिखा है तो n फैक्टर 2 ले लेना, तो सर बोल देना कि मोलर मास ऑफ MgOH होल ट्वाइस अपॉन n फैक्टर कर देना। तो सर मोलर मास अपने पास MgOH का होल ट्वाइस का वैल्यू जोड़ लेना और n फैक्टर यहाँ 2 ले लेना, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। निकाल लोगे। मतलब क्या हुआ, अगर हम और डिटेल कर लें तो बेटा मैग्नीशियम का 24 होता है, सर ऑक्सीजन का 16 होता है, बेटा हाइड्रोजन का तो 2 है, यहाँ 2 हो जाएगा, बेटा 24 है ये, बेटा ये 32 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 2 6, 6 2 8 और 3 2 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 दूना 4 9 दूना 18, नहीं हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये अपना बेस का होता है। अब बेटा हम लोग चलते हैं सॉल्ट का, कि n फैक्टर सॉल्ट का कैसे निकालोगे। बेटा n फैक्टर ऑफ सॉल्ट, तो एक बात ध्यान देना बेटा, सॉल्ट जितना H+ जितना पॉजिटिव चार्ज देता है या जितना निगेटिव चार्ज देता है उससे n फैक्टर डिसाइड किया जाता है। यानी टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और टोटल नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज विल डिसाइड द n फैक्टर। तो आप क्या बोलोगे सर, आप क्या बोलोगे, कहना कि सर n फैक्टर ऑफ सॉल्ट क्या होता है, तो लिखना टोटल पॉजिटिव चार्ज बोल दो, टोटल पॉजिटिव चार्ज बोल दो या टोटल निगेटिव चार्ज बोल दो, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, टोटल निगेटिव चार्ज बोल दो बेटा, यही तुम्हारा n फैक्टर हो जाएगा। ठीक, जैसे तुमसे बोल दिया सर कि एक बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ, n फैक्टर ऑफ NaCl कितना होगा, तो बेटा NaCl को तोड़ोगे तब तो जानोगे, Na+ आएगा Cl-, बेटा कितना प्लस चार्ज आ रहा है 1, तो n फैक्टर 1 हो जाएगा। बेटा ये अपना A है, बेटा दूसरे वाले में देख लीजिए, सर MgCl2 में n फैक्टर कितना आएगा, सर Mg2+ दे दीजिए और 2Cl- दे दीजिए, कितना पॉजिटिव चार्ज 2, तो n फैक्टर 2। तीसरा बेटा अगर देख लिया जाए, सर AlCl3 देख लीजिए, तो Al पे 3+ आएगा बेटा, 3Cl- आएगा, क्या बोल देंगे, n फैक्टर 3 सवाल भी हो सकता है ना, n फैक्टर हमेशा 3 ही होगा, क्योंकि 3 पॉजिटिव तो 3 निगेटिव भी तो आ रहा है ना। तो ये कहानी है बेटा। नेक्स्ट K2SO4, या ऐसे थोड़ा बड़ा लेते हैं Al2SO4 होल थ्राइस। तो बेटा आपको करना क्या, पहले तोड़िए इसको, 2 एल्यूमिनियम है, ठीक है 2 एल्यूमिनियम लिख लो, 3+ चार्ज यहाँ आ जाएगा और 3 सल्फेट है और सल्फेट पे 2- होता है। सर टोटल पॉजिटिव चार्ज ढूंढो कितना दिख रहा है, तो n फैक्टर बेटा कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, n फैक्टर कितना आ गया 6 आ गया। क्लियर है कि नहीं। तो ऐसे n फैक्टर सॉल्ट का निकालना। अच्छा आपसे पूछ दिया कि सर आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ MgCl2 निकालिए, तो बोलना सर, बोलना कि मोलर मास MgCl2 का आप जानते हैं क्या, तो
तो बोलेगा यस जानते हैं। बोलेगा n फैक्टर आप इसका जानते हैं क्या, तो बोलना जरूर जानता हूं, इसका n फैक्टर 2 होता है। तो मास कितना हो जाएगा 24 और 2 इंटू 35.5 बेटा यहाँ n फैक्टर 2 बच्चा 2471/2 हो जाएगा। सॉल्व कर लोगे तो इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है मेरी बात। ये तो रहा अपना सॉल्ट की बात। अब आते हैं बेटा आयंस के बारे में। अगर आपसे बोल दिया कि n फैक्टर ऑफ एटम के बारे में बताइए, सर एटम का n फैक्टर क्या होता है? होता है बेटा, अगर n फैक्टर तुमसे नाइट्रोजन का पूछ दिया तो कितने बैलेंसी होती है इसकी? 3। तो भाई कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे ना, 3 बैलेंसी होती है ना, तो n फैक्टर कितनी हो जाएगी इसकी? 3 हो जाएगी। ठीक है ना। अगर n फैक्टर अपना ऑक्सीजन का पूछ दिया, n फैक्टर फॉर ऑक्सीजन पूछ दिया बेटा, n फैक्टर फॉर ऑक्सीजन पूछ दिया, सर ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन बताइए, तो सर 6 होता है, 2 की कमी है, इसका मतलब सर इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बात समझे आप लोग। इसी तरीके से सर n फैक्टर फॉर हम आयंस की बात करेंगे, फॉर आयंस की बात करेंगे। बेटा अगर तुमसे पूछ दिया कि इसका n फैक्टर बताओ, तो यार n फैक्टर चार्ज देखो ना, सीधे हो जाएगा, खत्म बात। सर n फैक्टर तुमसे PO4 निगेटिव का बता दिया, सर PO4 निगेटिव का n फैक्टर बेटा कितना हो गया? 3 हो गया, खत्म बात। ठीक है ना। तो ये सिचुएशन होता है। अगर तुमसे पूछ दिया कि सर इक्विवेलेंट वेट निकाल दीजिए SO4 का, बोलिए रुकिए मैं बताता हूं। फार्मूला मास निकालते हैं। फार्मूला मास का मतलब सल्फर 32 और 4 इंटू 16 अपॉन n फैक्टर 2, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है या नहीं? चलिए आगे चलते हैं बच्चा लोग। अब आ जाइए n फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे पहली बात तो ये जानना पड़ेगा कि सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। थोड़ा सा हिंट करता हूं। जैसे मान लिया जाए कि SN पे 2 प्लस चार्ज है और SN ने 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिया, तो SN पे 4 प्लस चार्ज आ गया। बोलिए क्लियर है। जब SN ने बेटा 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिया तो +4 हो गया। +2 से +4 होने का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, चार्ज का बढ़ना। और बेटा जब चार्ज का बढ़ना होता है तो प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा? ऑक्सीडेशन। पढ़े होगे तुम लोग छोटे क्लास में। अब एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन दिया किसने? ये दिया या ये दिया? किसने दिया इलेक्ट्रॉन? जिसने एरो के लेफ्ट साइड में था। बेटा ये था ना, ये दे रहा है ना, उस साइड में फेंक रहा है। इसका मतलब ये हुआ भाई साहब, इसका मतलब ये हुआ कि ये अपना क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, रिड्यूस किया अपना इलेक्ट्रॉन, तो क्या कहलाएगा बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल वही मैं बता रहा हूं। तो ये क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा अगर सपोज करिए MnO4 है और माइनस चार्ज है, बेटा यहाँ +7 होता है। रेडॉक्स जब पढ़ोगे तो क्लियर करूंगा। यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन इसने लिया तो 7 प्लस और 5 माइनस, तो 2 ही बचेगा ना बेटा Mn पे। अगर 7 प्लस में से 5 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज कर दोगे तो 5 प्लस और 5 निगेटिव न्यूट्रल हो गए, तो 2 ही बचे। लेकिन एक बात बताओ कि इलेक्ट्रॉन लिया किसने? इलेक्ट्रॉन लिया किसने बताएंगे आप लोग? इलेक्ट्रॉन लिया किसने बताइए? अरे जिधर लिखा है एरो के लेफ्ट साइड में लिखा है ना, यानी मतलब ये ले रहा है। अगर ये राइट साइड होता मतलब ये दे रहा है। तो ये अपना क्या कहलाएगा? लेने वाला बंदा हमेशा क्या कहलाता है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। समझे कि नहीं आप लोग? इलेक्ट्रॉन देने वाला, जब इलेक्ट्रॉन राइट साइड में हो एरो के तो ये पहले रिड्यूसिंग वाला होगा, जब इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में हो एरो के तो जिसके साथ होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। समझे आप? क्लियर है। अब आपसे पूछेगा कि सर ऑक्सीडाइजिंग का n फैक्टर हम निकालते कैसे हैं, तो उसकी बात हम लोग कर लिया। जैसे मान लिया जाए आपसे पूछ दिया कि एक बात बताइए भाई साहब कि यहाँ पर
कॉपर Sn2+ से Sn4+ बना रहा है, तो एक बात बताइए इसका n फैक्टर कितना होगा? बेटा जितने इलेक्ट्रॉन का वो लेन देन कर रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन का क्या किया उसने, लेन देन किया। सर अगर ये बात देख लीजिए, सर अगर MnO4- लिखा है तो इस पे +7 चार्ज हम दे रहे हैं पहले से। अगर इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया, सर ये Mn2+ में हो गया, और किस मीडियम में लिखा रहेगा? एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ n फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा? 5 हो जाएगा। देखो 5 ले रहा है ना। अगर बेटा तीसरी बात सुनना ध्यान से, अगर तीसरी बात ये Mn+7 है और ये स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में आ रहा है, OH है नहीं, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम बेटा, ये स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में आ रहा है बेटा, तो ये कन्वर्ट हो रहा है MnO4-, यानी अगर ये +7 है तो ये +6 है। बेटा दोनों चार्ज में डिफरेंस बता दो मुझे, दोनों में 7 और 6 में डिफरेंस बताओ मुझे, कितना आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? आप समझे? कुछ नहीं करना बेटा, ये चार्ज ऑलरेडी दिया है अभी, क्योंकि ये रिडॉक्स पढ़े नहीं हो। चार्ज मैं खुद से बता रहा हूं कि बेटा इस पे +6 आएगा, इस पे +7। बेटा 7 और 6 का डिफरेंस 1 आएगा। बेटा 7 और 6 का डिफरेंस अगर 1 है तो n फैक्टर 1 हो जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ? अब तीसरा केस, चौथा केस पे आ जाओ। सर अगर यही MnO4- न्यूट्रल मीडियम में है, तो बेटा ये MnO2 बना रहा है, यानी ये +4 हो गया, ये +7। बेटा दोनों में ये किस मीडियम में है? न्यूट्रल मीडियम बोलो या वीक अल्कालाइन मीडियम बोलो, दोनों बात होता है। वीक अल्कालाइन मीडियम, वीक अल्कालाइन मीडियम बेटा होता है। बता दो मुझे जरा कि 7 और 4 का डिफरेंस बताओ। 3। तो बेटा आंख बंद करके बोलना सामने वाले से कि इसका n फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब तुमको मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं, वो शॉर्टकट ट्रिक तुम्हारे काम आ जाएगा। BNA135, 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 135, BNA135। एक सवाल ये हटा दो, इसको हटा दो और यहाँ 5 लिख दो, ये हो जाएगा। अब इसका मतलब देखो, कूद के भाग रहा है जी, देख रहे हो? ये चाहते नहीं है सब एक जगह रहना, यही डिजिटल का हाईटेक कहानी है ना। ये क्या कह रहा है? ये देखो BNA135। बोलोगे सर ये क्या आप लिख रहे हैं? यही तो कहानी मैं बता रहा हूं आपको, यही तो मैं आपको कहानी बताना चाह रहा हूं। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, भी इसको देख लेना छोड़ दो। बेटा B माने बेसिक मीडियम, तो स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में n फैक्टर कितना आ रहा था? देख लो जरा, 1 आ रहा था। बेटा n माने न्यूट्रल मीडियम, तो न्यूट्रल मीडियम में n फैक्टर कितना आ रहा था? 3 आ रहा था। बेटा A माने एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम एसिडिक मीडियम में n फैक्टर कितना आ रहा था? 5 आ रहा था। क्लियर है? क्लियर है? ये समझ में आ गया? आगे चलो और भी। तो बेटा ये अपना n फैक्टर की कहानी होती है। अगर तुमसे पूछ दिया कि सर आप मुझे MnO4- और H+ लिख दिया, इक्विवेलेंट वेट निकालिए, तो जान तो क्या बोल रहा है ये? एसिडिक मीडियम में। तो सीधे क्या लिखना कि सर KMnO4 का मोलर मास बाई n फैक्टर, तो एसिडिक मीडियम में n फैक्टर कितना होता है? 5। यानी आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए m ऑफ KMnO4 की वैल्यू कैपिटल M दिया है, क्योंकि पेपर में अक्सर यही देता है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m/5। बेटा ये आंसर हो जाएगा। हमेशा 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 अगर आपसे बेटा ये दे दिया कि KMnO4 ले जाओ और स्ट्रॉन्गर बेसिक मीडियम ले लेना, पूछ रहा है, तो मुंह पे बोल देना उनके कि सर मुझे इसका आंसर पता है, मैं बेसिक मीडियम स्ट्रॉन्गर में मैं जानता हूं, m/n फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। बोलिए
क्लियर है? तो ये सिचुएशन है सर। अब ये तो कहानी हो गई। अब तुमसे बात करता हूं कि नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन बस आज थियरी पहले देख ले, कल से न्यूमेरिकल कराते हैं, राइट? बेटा एक बात बताओ, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम। सर अगर ग्राम इक्विवेलेंट वेट आप निकालते हैं तो N इंटू वी होता है कि नहीं? मान लिया जाए एक कंटेनर हमने ले लिया और बेटा यहाँ पे 2 ग्राम इक्विवेलेंट वेट आप सॉल्यूट ले लिया और पानी ले लिया, तो इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी? N1 और वॉल्यूम V1 होगी। आप इसमें जब पानी मिलाओगे, डाइल्यूशन बढ़ाओगे बेटा हमारे, तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर ये थोड़ी ना बदलेगा, ग्राम इक्विवेलेंट तो वही रहेगा बच्चा हमारे, ग्राम इक्विवेलेंट वही रहेगा, बस इसमें क्या बदल जाएगी? वॉल्यूम बदल जाएगी, तो नॉर्मेलिटी चेंज हो जाएगी। बेटा ये बिफोर डाइल्यूशन है, बेटा जी ये बिफोर डाइल्यूशन है और ये आफ्टर डाइल्यूशन है। ये क्या है? ये आफ्टर डाइल्यूशन है, पानी मिलाने के पहले और पानी मिलाने के बाद, यानी N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। एक फॉर्मूला ये काम आ जाएगा। समझ रहे कि नहीं? समझ रहे हो? तो दोनों बराबर कैसे हो गए? अरे दोनों बराबर हो गया ना, देखो ग्राम इक्विवेलेंट इधर भी, तो ये ग्राम इक्विवेलेंट इस ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर है, तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट, N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। क्लियर है मामला? आगे बढ़ते हैं। बेटा एक सवाल और पूछता है कि सर नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 एसिड बता दीजिए, या तो 2 एसिड ले लीजिए या 2 बेस ले लीजिए। कह देना ठीक है भाई, अच्छी बात आप बोल रहे हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला? डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 एसिड इज इक्वल टू N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये फॉर्मूले से आप क्या कर देना, इस फॉर्मूले से क्या कर देना, नॉर्मेलिटी मिक्सचर का निकाल लेना, चाहे वो एसिड हो चाहे वो अपना क्या हो बेटा, बेस हो। ठीक है, जैसे एक सवाल देख लो ना, मजा तब आएगा ना। N/10 ऑफ 250 ml ऑफ HCl प्लस N/20 ऑफ 400 ml ऑफ HBr, तो कारा दोनों के नॉर्मेलिटी बताइए मिक्सचर का। नहीं हो जाएगा बेटा, दोनों तो दिया है, कैसे करोगे इसको? करोगे कैसे बेटा? एक बात बताओ, N1 कितना दिया बेटा? 1/10। ठीक है सर। V1 कितना दिया? 250 ml। ठीक है सर। N2 कितना दिया? 1/20। ठीक है सर। V2 कितना दिया? 400 ml। ठीक है, तो आप फार्मूला रखो ना भाई। नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर जो होगा सर वो क्या होगा? सर ने बोला था कि ये वाला फार्मूला लगा देना और सॉल्व कर देना, तो मैं वही कर रहा हूँ बेटा। 1/10 इंटू 250, 1/20 इंटू 400 अपॉन 250 प्लस 400, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया। नहीं क्लियर हुआ क्या? ठीक है, एक फार्मूला और बचा हुआ बेटा, बहुत शानदार ये टॉपिक है नॉर्मेलिटी का बेटा। नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ, अब मामला बदलेगा, एक एसिड होगा और एक बेस होगा। ठीक है, हाँ अब बदल गया मामला सर। नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर होगा बेटा, उसका फॉर्मूला ये होता, दोनों मैथ से हो, NaVA माइनस NbVb मॉड अपॉन VA प्लस क्या होगा? VB। बेटा मॉड का मतलब कि निगेटिव में वैल्यू आए तो प्लस में ले जाना। अब तुमसे ये भी पूछेगा कि एक बात बताओ, मिक्सचर एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है? तो बेटा बता देना ना उनको कि सर अगर NaVA की वैल्यू बराबर हो गया NbVb की, आंसर बराबर आ गया, तो सर ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। सर pH इसका 7 हो जाएगा। सर अगर NaVA की वैल्यू ग्रेटर देन NbVb, तो सर A ज्यादा मतलब एसिडिक नेचर ज्यादा हो जाएगा, तो सर pH क्या होगा? लेस देन 7 होगा। सर तीसरा कंडीशन क्या है? अगर NaVA कम NaVb ज्यादा, तो क्या हो जाएगा? ये बेसिक, और बेसिक का मतलब pH ग्रेटर देन 7। नहीं समझे?
बस मॉड के अंदर, इसीलिए मॉड लगा रखा हूं कि बेटा अब या तो मॉड लगाओ या तो जो जिसकी वैल्यू ज्यादा उसमें से कम वाले को माइनस करो। तो मच बेटर तो मेरे लिए यही है ना कि मॉड लगा के काम कर लिया जाए, समझे आप। दूसरी चीज बेटा, अगर आपको W/W% दे रखा है और डेंसिटी दे रखा है और आपसे नॉर्मेलिटी पूछ रहा है, तो एक काम करना, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू W/W% इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। एक चीज और तुमसे पूछेगा कि रिलेशन नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में क्या होता है, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी क्या होता है। फॉर्मूला रखे रहोगे ना, कोनो सवाल, कोई भी कंपटीशन का सवाल फंसेगा नहीं। सर नॉर्मेलिटी जो होता है ना वो n फैक्टर इंटू क्या होता है, मोलरिटी होता है। जैसे कह दिया, एक सवाल देख लिया जाए, इस पे कह रहा है कि m/20 ऑफ CaOH होल ट्वाइस है। सर इसकी नॉर्मेलिटी बताइए क्या होगा। एक बात बताओ, एक लाइन का आंसर है यार, एक लाइन का आंसर है। एक बात बताओ, n फैक्टर कितना हो जाएगा बाबू, 2 OH देगा। तो एक बात बताओ, मोलरिटी दिया है तो 1/20, नॉर्मेलिटी मुझे नहीं पता है। हम लोग एक फार्मूला बना के बैठे हुए हैं कि नॉर्मेलिटी इंटू n फैक्टर इंटू मोलरिटी। तो n फैक्टर अगर 2 है, मोलरिटी 1 है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1/10। क्लियर है, क्लियर है। तो बेटा ये रहा हमारा पूरी नॉर्मेलिटी का टॉपिक। और नॉर्मेलिटी का टॉपिक में सिर्फ मैंने आज आपको थियरी टच किया है। कल के लेक्चर में हम लोग जब बात करेंगे तो उस लेक्चर में हम आएंगे इसके न्यूमेरिकल पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।